The chapter name is issue of shares. ये वाला नोट जो तुम लोग को मिलने वाला है लेटेस्ट नोट है। ठीक है। बहुत सारा चीज आप लोग फाउंडेशन के लेवल का जान जाइएगा अभी। मतलब अगर ये कह दें कि ये चैप्टर अगर अभी पढ़ लिए सेफ सेफ फाउंडेशन का इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है तो गलत नहीं होगा। क्या डर लग रहा है? भारी हो जाएगा। भारी हो जाएगा। हम बोल दिया तो भारी हो जाएगा। ये पढ़ो उसके बाद देखो अगर बनने लग जाएगा तो ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अच्छा हमसे भी हो सकता है ऐसे ये कर सकते। आगे देखिए कोई भारी वारी नहीं है दिमाग में डालिए ऐसा बस। देखिए यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स। सिंगल पर्सन का जब बिजनेस है तो उसमें इंडिविजुअल कैपेसिटी कैपिटल लगाने का कितना होगा? बहुत लिमिटेड होगा। इस लिमिटेशन को ओवरकम करके एक से ज्यादा लोग एक साथ बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। पार्टनरशिप में भी लिमिटेड है, मेंबर्स मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। अब अगर बिजनेस और बड़ा करना है, खास करके अगर इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है तो इंडस्ट्रीज में तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। करोड़ों रुपए लगते हैं और वो पैसा एक दो इंडिविजुअल के पास की बात नहीं होती। ऐसे ही फॉर्म के लिए जो है ना वो कंपनीज फॉर्म सजेस्ट किया जाता है। और कंपनी में होता क्या है? कंपनी में होता है बिल्कुल ये एक सिंपल चाहिए कि कैपिटल जो टोटल है ना कंपनी का, उसी टोटल कैपिटल को बोला जाता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो कैपिटल है उसको डिवाइड कर देते हैं स्मॉल यूनिट्स में, और वो स्मॉल यूनिट्स एक फिक्स्ड अमाउंट का होता है। इट इज ऑफ ₹10, ₹100, ₹50, ₹500, ₹1000, ऐसा फिक्स्ड अमाउंट का डिनोमिनेशन में होता है। यही जो स्मॉल यूनिट है ना, यानी कैपिटल को छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में बांट दिया, और एक सिंगल स्मॉल यूनिट्स का नाम क्या कहलाएगा? शेयर। क्या कहलाएगा? शेयर। कंपनी का टोटल कैपिटल कहला रहा है शेयर कैपिटल। कंपनी के कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया फिक्स डिनोमिनेशन में, उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर। जो पर्सन उस शेयर को खरीदेगा, जिसके पास वो शेयर होगा, उनको क्या बोला जाएगा? शेयर होल्डर। कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना वो कहाँ लिखा होता है? वो लिखा होता है शेयर सर्टिफिकेट पे। और शेयर सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू लिखा होता है उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पर वैल्यू। तीन अलग अलग नाम, तीन नाम से बुलाते हैं इसको। फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पर वैल्यू। हाउएवर इशू प्राइस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम फेस वैल्यू। लेकिन याद रखिएगा जिस प्राइस पे कंपनी शेयर्स इशू करती है वो फेस वैल्यू के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिफरेंट हो सकता है। मतलब अगर शेयर 10 रुपए का है तो वो 12 रुपए में इशू हो सकता है, 15 रुपए में इशू हो सकता है, 20 रुपए में इशू हो सकता है। अब जैसे कि लाइबिलिटीज का बात करें तो सिंगल पर्सन के बिजनेस में लाइबिलिटीज कितना होता है? लिमिटेड कि अनलिमिटेड? अनलिमिटेड होता है। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड एंड ज्वाइंट होता है। कंपनी में क्या होता है? लिमिटेड होता है। कितना? द लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स अक्वायर्ड बाय देम। शेयर का जो इशू प्राइस है, यानी शेयर जितने प्राइस पे इशू हुआ है, एक शेयर होल्डर ने उसमें से जितना शेयर्स खरीदा होगा उसी के हिसाब से उसकी लायबिलिटी बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने शेयर्स को इशू करा है, 10 रुपए के शेयर्स को 15 रुपए पे इशू करा है, और एक शेयर होल्डर ने 1,000 शेयर्स खरीदा है, तो उसका मैक्सिमम लायबिलिटी बनेगा 1,000 इंटू 15। कितना? 15,000। और अगर 15,000 में उसने 10,000 ऑलरेडी पेड कर रखा है तो कितना लायबिलिटी बनेगा? 5,000। लिमिटेड लायबिलिटी इसी बोलते हैं। कंपनी अगर पब्लिक को शेयर्स इशू करती है तो कंपनी को किसका रेगुलेशन फॉलो करना होता है? इट्स द रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। क्लियर है? अब देखो शेयर्स इशू करने के लिए, वैसे आपने पढ़ा होगा 11th में टाइप्स ऑफ कंपनीज में, कितने तरह की कंपनीज है? टाइप्स ऑफ कंपनीज कितनी है? एनीबॉडी याद है किसी को? दो तरह की कंपनी, एक है प्राइवेट एक है पब्लिक, है ना? अच्छा प्राइवेट कंपनी जो है ना, उनको अगर पैसा चाहिए तो वो जनरली किसी के पास भी ओपनली नहीं जाएंगे मार्केट में और किसी से भी मांगे, नॉट पॉसिबल।
उनका रेस्ट्रिक्शन है, ये बात आपने पढ़ा होगा कि प्राइवेट कंपनी के साथ रेस्ट्रिक्शन है दैट दे कैन रेज फंड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट्स, यानी वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स को ही पकड़ेंगे, जान पहचान के, ताल्लुकात के, या फिर कोई सम सर्टेन इन्वेस्टर्स को ही पकड़ेंगे। सबके पास नहीं जा सकते ओपनली कि किसी से भी पैसा फंड रेज कर ले, नॉट पॉसिबल। पब्लिक कंपनी के पास सिर्फ ये ऑप्शन होता है कि वो अपने शेयर्स को किसी को भी ऑफर करे अक्रॉस द, पहले तो कंट्री तक ही सीमित था ना, अब अक्रॉस द वर्ल्ड। पहले तो एक सर्टेन लोकेशन तक ही सीमित था, ज्योग्राफिकली लोकेटेड था, क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं थी। तो लोगों का शेयर खरीदना है तो वहां मार्केट में इंटर करेंगे, वहां जाके बैठेंगे, जानेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट होगा। अब तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन। और पैसा कमाने का, अगर बहुत ज्यादा लेजी हो, इधर उधर हिल डुल नहीं सकते हो, काम ज्यादा नहीं कर सकते हो, जाके बस शेयर मार्केट सीख लो। पैसा चाहिए तो पैसे से पैसा बनाओगे, 10,000 लेकर के 10,000 से 20,000, 20,000 से 40,000, 40 से 50, 50 से 100 करते रहना। बट नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो वो 10,000 कब जीरो पे आ जाएगा वो पता भी नहीं लगेगा। दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो नॉलेज होना चाहिए कि कैसे वहां पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो जो पब्लिक कंपनी है ना, वो फंड कैसे रेज करती है, द क्वेश्चन इज दैट, क्या तरीका होता है उनके पास फंड रेज करने का। तो जनरली पब्लिक कंपनी बुक बिल्डिंग प्रोसेस को फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब ये है क्या? तो जब भी कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ लेके आती है अपने शेयर्स का, तो कंपनी उससे पहले इन्वेस्टर्स से बिडिंग करवाती है एक सर्टेन प्राइस रेंज में। एक प्राइस रेंज दे दिया कि 120 से 140 रुपए में हम शेयर्स बेचें, नो बिड। तो हर लोग कहेंगे कि हम 120 रुपए पे इतना शेयर्स कर देंगे, 110 पे इतना शेयर्स कर देंगे, दे विल बिड, दे विल प्लेस देयर बिड्स। तो बेस्ड ऑन द बिड्स, जो कंपनी के पास बिड जो भी रिसीव होगा उसके हिसाब से वो कट ऑफ प्राइस तय करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, कंपनी ने लॉन्च करा अपना शेयर्स और डिसाइड कर दिया कि 100 से 120 रुपए में उसका शेयर्स बिकेगा। मर्चेंट बैंकर उसने अपॉइंट कर लिया, वही जिसके थ्रू उसके पास पैसा आएगा। वो मर्चेंट बैंकर दो पर्पज से अपॉइंट करा जाता है, एक तो सिंपली कि अकाउंट चाहिए आपको तो पेमेंट उसमें आना है, और दूसरा ये कि मर्चेंट बैंकर अंडर राइटिंग फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। नई कंपनी का जो शेयर है ओपन मार्केट में लॉन्च हुआ तो 90% बेचने का गारंटी ले लेते हैं, ताकि कंपनी का इशू ऑफ शेयर्स कैंसिल ना हो। इसके लिए भी मर्चेंट बैंकर को हायर किया जाता है। बहरहाल, द कंपनी अपॉइंट्स ए मर्चेंट बैंकर जिनका काम होगा इशू को मैनेज करना। अब कंपनी ने प्राइस तो तय कर दिया है, व्हाट इज द प्राइस? 100 टू 120%। अब इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? जिनको शेयर्स खरीदना है वो अलग अलग प्राइस पे बिडिंग करेंगे। ठीक है, आफ्टर द बिडिंग पीरियड एंड्स, जो भी बिडिंग का ड्यूरेशन था, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितना दिन में डिसाइड करा था उतने दिन में जो भी बिडिंग आ गया, उस बिडिंग के हिसाब से प्राइसेस तय किए जाते हैं। हेयर एन एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है, इसने 10 लाख शेयर्स इशू करा है। 10 लाख शेयर्स, कितना शेयर्स इशू करा? प्रोसेस क्या अडॉप्ट करा? बुक बिल्डिंग। प्राइस बैंड इसने क्या डिक्लेयर करा? 100 से 120। इसके पास 3 इन्वेस्टर्स के बिड आ चुके, और भी आए होंगे बट 3 इन्वेस्टर्स के बिड आ चुके। क्योंकि कंपनी को बस ये देखना होता है ना कि मेरा प्राइस कितना होना चाहिए, कितने प्राइस में हम बेचेंगे तो मेरा सारा शेयर बिक जाएगा। कंपनी के पास कितना शेयर है? 10 लाख, राइट। प्राइस इसका इन्होंने डिसाइड करा 100 से 120, ना द प्राइस आ गया है। एक इन्वेस्टर है ए, इसने 3 लाख शेयर्स का बिडिंग किया, व्हाट इज द प्राइस इज गिविंग? 120। एक इन्वेस्टर है बी, इसने 4 लाख शेयर्स का बिडिंग किया, कितने प्राइस पे? 150। एक इन्वेस्टर है सी, जिसने 5 लाख शेयर्स का बिडिंग किया है, किस प्राइस पे? 110। तो अगर तुम टोटल शेयर्स का एडअप कर दो तो क्या मिल रहा है तुम्हें? 4, 3, 7, 5, 12, 12 लैक्स। कितने शेयर्स का डिमांड आ गया? 12 लाख के शेयर्स का डिमांड, 12 लाख शेयर्स का डिमांड आ गया ना। शेयर्स कितना इशू किया था आपने? 10 लाख। अच्छा, अगर सिर्फ ए और बी को लो तो अभी कितने लाख का डिमांड है? 4 और 3, 7 लाख का ही। इसका मतलब कुछ शेयर्स बच जा रहा है ना। तो कम से कम बिडिंग आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्रॉस करना चाहिए, तब प्राइस डिसाइड हो। तो जैसे ही सी इन्वेस्टर्स आया, इन्वेस्टर सी आया, वैसे ही आपका बिडिंग क्रॉस कर गया, कितना? 10 लाख शेयर्स के ऊपर चला गया। तो इसका मतलब कट ऑफ प्राइस डिसाइड हो गया कि अगर 110 रुपया पे बेचा जाए
तो 10 से 12 लाख शेयर्स आसानी से बिक जाए। So the price which is decided as 110 rupees, तो फाइनल प्राइस ऑफ द इशू ऑप्शंस। इसको क्या बोलेंगे? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। यही है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। क्लियर है? एक रेंज ऑफ प्राइस डिसाइड कर देती है कंपनी, मर्चेंट को अपॉइंट कर देती है इशू ऑफ शेयर्स को मैनेज करने के लिए, बिडिंग को मैनेज करने के लिए, और जितने इन्वेस्टर से जो बिड आता है उसके आधार पे एक कट ऑफ प्राइस डिसाइड हो जाता है। और कट ऑफ प्राइस डिसाइड होने के लिए जरूरी है कि जो शेयर्स इशूड है उससे ज्यादा शेयर्स का बिडिंग आ जाना चाहिए, वरना उससे पहले प्राइस तय नहीं कर देंगे हम। यहाँ पे ए और बी का बिडिंग आया तो वहीं पे प्राइस डिसाइड नहीं हो जाएगा। क्या 120 में बेचोगे तो बस 3 लाख ही बिकेगा। इन्वेस्टर बी इज नॉट गोइंग टू बाई, इन्वेस्टर सी इज नॉट गोइंग टू बाई। क्या हो सकता है उससे और कम ही प्राइस बढ़ेगा तो थोड़ा कम ही वो खरीदे अगर इंटरेस्टेड है तो। लेकिन 110 रुपये प्राइस है तो तीनों लोग खरीदेंगे। वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तीनों को शेयर दिया जा सकता। सो दिस इज द कट ऑफ प्राइस। अब आगे आते हैं हम लोग, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, दैट इज कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। ये टर्म आपको समझना जरूरी है क्योंकि ये टर्म आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में यूज होंगे। अगर आप इन टर्म्स को नहीं समझोगे तो हमेशा इशू ऑफ शेयर्स आपको हमेशा टफ टॉपिक लगेगा। अदरवाइज इससे इजी टॉपिक नहीं है, इससे इजी टॉपिक नहीं, अगर आपने टर्म्स अच्छे से समझ लिया। सबसे पहला टर्म है जिसको हम कहते हैं अथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। कैपिटल की कैटेगरीज है, तो पहला कैटेगरी ऑथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। कंपनी जब फॉर्म होती है तो कंपनी को दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जहां आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जनरल रूल्स होते हैं कंपनी के, वहीं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? मेजर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। और उस इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन है कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो जो मैक्सिमम कैपिटल जो एक कंपनी रेज कर सकता है ना, ये उसके एमओए में मेंशन होना चाहिए। दैट मैक्सिमम कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल। समझ आ गया नॉमिनल ऑथराइज्ड क्या है? दिस इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इशू। क्या इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है? क्या इसको बढ़ाया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो? आंसर इज यस, लेकिन उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटी है, वो फुलफिल करना पड़ेगा तब बढ़ा सकते हो, ऐसे नहीं बढ़ा सकते, अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते। तो एमओए में कैपिटल क्लॉज में कैपिटल जो मेंशन्ड है दैट इज द हाईएस्ट कैपिटल नोन एज ऑथोराइज्ड कैपिटल। यानी इतना कैपिटल आप इशू कर सकते हो मार्केट से, इतना कैपिटल रेज कर सकते हो। मान लीजिए कंपनी है, उसने अपना ऑथोराइज कैपिटल रखा 1 लाख शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो 10 करोड़ उसका कैपिटल है। 1 लाख शेयर ऑफ ₹100 ईच कितना हुआ? 10 करोड़। 1 लाख को 100 से गुना करो, कितना आएगा? 10 करोड़। उसका ऑथोराइज कैपिटल हो गया 10 करोड़। और शेयर्स कितना है? 1 लाख। प्राइस क्या है? ₹100। फेस वैल्यू कितना है? ₹100। यानी वो कंपनी मैक्सिमम 1 लाख शेयर इशू कर सकती है 100 रुपए बाद। अब इशू कितना करेगी जरूरी नहीं है कि उसको मैक्सिमम कैपिटल बोला गया 1 लाख शेयर तो पूरा 1 लाख एक ही बार में इशू कर दे, नहीं, जरूरी नहीं है। अब कंपनी को लग रहा है हम 50,000 शेयर इशू करें तो 85,000 करेंगे, 60,000 इशू करें तो 60,000 करेंगे। तो कंपनी का 1 लाख मैक्सिमम कैपिटल है, 1 लाख शेयर्स का ₹100 ईच का मैक्सिमम कैपिटल है, कंपनी ने 60,000 शेयर इशू करा ₹100 ईच का, तो वो इशूड शेयर कैपिटल कहला गया। तो पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल दैट इज इशूड बाय द कंपनी, क्या बोलेंगे उसको? इशूड कैपिटल। तो अगर कंपनी का 1 लाख शेयर्स में से कंपनी ने 60,000 शेयर्स इशू करा, हमने आपको मैक्सिमम एग्जांपल में अभी जो दिया क्या बताया कि कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना है? 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और कंपनी ने इशू कितना करा? 60,000 शेयर्स, तो इशूड कैपिटल कितना हो गया? 6 करोड़। 60,000 इंटू 100, 6 करोड़। भाई कम हुआ जी? नहीं, 60 लाख हुआ। 60,000 इंटू 100, 60 लाख हुआ ना। तो ये हो गया इशूड कैपिटल। अच्छा, कंपनी का टोटल कैपिटल, टोटल शेयर्स कितना है? 1 लाख है ना। इशू कितना किया? 60,000। कितना इशू नहीं किया? तो 40,000 आ गया अनइशूड कैपिटल। 40,000 शेयर्स आ गया किसमें? अनइशूड कैपिटल।
क्लियर है? अब देखो, मार्केट में शेयर लॉन्च हो गया है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जितना शेयर इशू करा है उतना ही बिके। आपने 60,000 शेयर इशू करा, 60,000 ही बिका। आपने 60,000 शेयर इशू करा है लेकिन आपका 70,000 का एप्लीकेशन आ गया। आपने 60,000 इशू करा है लेकिन 55,000 का ही एप्लीकेशन आया। तीनों पॉसिबिलिटी, इसीलिए तीन वर्ड यूज होते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन। 60,000 शेयर इशू किया, 60,000 एप्लीकेशन आया, फुल सब्सक्रिप्शन। 60,000 शेयर इशू करा, 70,000 एप्लीकेशन आया, ओवर सब्सक्रिप्शन। 60,000 शेयर इशू करा, 55,000 एप्लीकेशन आया, अंडर सब्सक्रिप्शन। एक चीज याद रखिएगा कि जितना शेयर्स इशू किया गया है उससे ज्यादा शेयर्स दिया नहीं जाएगा, भले ही एप्लीकेशन ज्यादा आ जाए। अगर एक कॉलेज में 100 सीट है तो एप्लीकेशन 200 का आ गया तो 200 का एडमिशन हो जाएगा, 100 का एडमिशन होगा। कंपनी ने 60,000 शेयर इशू करा है, तो भले ही कंपनी के पास 70,000 का एप्लीकेशन आ जाए, लेकिन उसको इशू कितना करना है, फाइनल देना कितना है, कितने लोगों को शेयर देना है, 60,000। बाकी लोगों का क्या करेंगे, तो बाकी लोगों के लिए या तो उनका पैसा लौटा दिया जाएगा, या उनका पैसा अगर उनको प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हुआ है, जिसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, आगे पढ़िएगा आप उसके बाद, तो उस केस में एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट किया जाए। क्लियर है? तो सब्सक्राइब कैपिटल समझ में आ गया। जितना शेयर्स बिका, तो अगर हम मान के चल रहे हैं कि 60,000 शेयर्स इशू किया था, शेयर्स बिक गया 58,000 शेयर्स, तो 58,000 शेयर्स इंटू 100 रुपीज हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। क्लियर है? अब देखो, कंपनी पब्लिक के पास पैसा मांगने के लिए गई है, तो कंपनी को करना क्या होगा, कंपनी को बिजनेस करना होता है, उसको एसेट्स खरीदने होते हैं, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और ऐसे बहुत सारे वेरियस एसेट्स खरीदने होते हैं, और उसके लिए फंडिंग की जरूरत पड़ती है ना? फंड कहां से आएगा? फंड का जरूरत पड़ता है। मान लो कि एक कंपनी है, उसको 1 करोड़ रुपया चाहिए, अभी अभी एसेट्स खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, सपोज करो। और कंपनी का जो शेयर्स इशू हुआ है वो 5 करोड़ का हुआ है, तो कंपनी 5 करोड़ मंगा के 1 करोड़ का एसेट खरीद के 4 करोड़ का पैसा तो यूज कर सकती है नेसेसरली, है ना? ऐसा ना हो इसके लिए इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया जाता है, एज पर द रिक्वायर्ड अमाउंट, एस्टिमेटेडली रिक्वायर्ड अमाउंट। तो इंस्टॉलमेंट में शेयर्स का पैसा मंगवाया जाता है। तो अगर शेयर 100 रुपए का है, तो हो सकता है एक शेयर पे 60 रुपए ही मंगवाया गया। तो जितना शेयर्स बिका है उसमें जो पैसे मंगवाए गए वो कॉल्ड अप कैपिटल में आएगा। किसमें आएगा? शेयर्स कितना बिका है इसमें, इस केस में 58,000 ना। अब 58,000 शेयर्स तो 100 रुपए का है, लेकिन हर शेयर पे कितना रुपए मंगवाया गया, 60 रुपया, हम मान के चल रहे हैं। तो आपका कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा, 58,000 इंटू 60। ये कॉल्ड अप कैपिटल है। इज दैट क्लियर? देर आर ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि कुछ शेयर होल्डर पैसा ना पेड कर पाए, एप्लीकेशन का पैसा दिया, अगला इंस्टॉलमेंट ना दे पाए, आईपीओ के लिए अप्लाई तो कर दिया था, उनको शेयर्स मिला था बट पैसा ही नहीं उनके पास, डिफॉल्ट कर गए, नहीं पे कर पाए। तो जब आप, ये तो आपका हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। जो पैसा शेयर होल्डर नहीं दे पा रहे उसको हम लोग बोलते हैं कॉल सिनेरियोस। क्या बोलते हैं? कॉल सिनेरियोस। जैसे ही आप इस अमाउंट को घटा दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल। क्या मिल जाएगा? पेड अप शेयर कैपिटल। इज दैट क्लियर? And the last part of the capital is reserve capital. What is reserve capital? देखो, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 65 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 में ये पावर है कंपनी के पास कि कंपनी एक स्पेशल रिजोल्यूशन ला करके, एक रिजोल्यूशन पास करके अपने अनकॉल्ड कैपिटल का, कौन से कैपिटल का, अनकॉल्ड कैपिटल, यहां पे कितना शेयर्स का है, यही है ना? ये अनइश्यूड नहीं, अनकॉल्ड। कॉल्ड अप कैपिटल समझ आ गया? कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, यही है ना? दिस इज द कॉल्ड अप कैपिटल 58,000 इंटू 60 रुपीज। तो अनकॉल्ड कैपिटल कितना हो गया, 58,000 इंटू 40 रुपीज। शेयर 100 रुपए का था ना, 100 रुपए में 60 रुपए मंगवाया ना, कितना रुपया नहीं मंगवाया, वो अनकॉल्ड कैपिटल। तो कंपनी अगर चाहे तो इसी अनकॉल्ड कैपिटल का एक सर्टेन पोर्शन साइड रख सकती है, रिजर्व कैपिटल बना के। अब मान लो कंपनी ने डिसाइड करा कि हर शेयर पे 10 रुपए रिजर्व कैपिटल रहेगा, तो 58,000 इंटू 10 रुपीज, यानी कि 5,80,000 का रिजर्व कैपिटल बन जाएगा। मतलब इसका ये होगा कि कंपनी ने 100 रुपए के शेयर्स में 60 रुपया मंगवा लिया है, 10 रुपए रिजर्व कर दिया है, तो अब और कितना मंगवा सकती है, अभी 30 रुपए। बाकी ये जो 10 रुपीज साइड करके रखा गया है, ये तभी मंगवाएंगे जब कंपनी बंद होगी।
तो वो अनकॉल्ड कैपिटल का वैसा पोर्शन जो कंपनी साइड करके रखे टू बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, उसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल समझ में आ गया? सुनने से लग रहा है कैपिटल रिजर्व, नाम बस आगे पीछे हो गया है। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, दोनों सेम है कि डिफरेंट है? क्या लग रहा है? कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, राम मोहन, मोहन राम, दोनों सेम है कि डिफरेंट पर्सन का नाम? दोनों अलग अलग है ना। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। रिजर्व कैपिटल कैपिटल का पार्ट है। कौन सा कैपिटल? अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने साइड कर दिया है और तब मंगवाया जाएगा जब कंपनी बंद होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? रिजर्व कैपिटल। और ये ऐसा रिजर्व कैपिटल मेंटेन करने के लिए कौन सा सेक्शन अलाउ करता है? सेक्शन 65। इज दैट क्लियर? कॉल सिनेरियोस तो हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉल सिनेरियोस कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा है जो शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया है। वहीं कॉल्स इन एडवांस जो है वो कैपिटल का वो पोर्शन है जो अभी कॉल ही नहीं किया गया, मंगवाया ही नहीं गया है, शेयर होल्डर ने पहले ही पे कर दिया है। एक में पेमेंट नहीं आया है और एक में पेमेंट एडवांस में आया। इज दैट क्लियर? आज हम लोग यहीं तक छोड़ेंगे। जितना पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस करा उसको कवर अप कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर्स?